नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आपके साथ मैं हूं धीरेन्द्र अवस्थी और लेकर आया हूं खबरों की सुपर डोज वाला बुलेटिन। आपके लिए हर जरूरी खबर अधूरी नहीं बल्कि पूरी खबर, ना कोई एजेंडा, ना बेमतलब की बहस और ना ही समाचार के नाम पर कोई सर्कस। आपसे जुड़ी हर पहल, आपके सरोकार से जुड़ी हर हलचल, वो भी सिर्फ सेकेंडों में। और चलिए शुरू करते हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली एनसीआर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूरे यूपी में सर्द हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी में शीतलहर कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। रविवार से प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड की चेतावनी जारी की गई है। तराई के जिलों में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बहराइच समेत कई जिलों में सर्द हवाएं चल रही हैं, जबकि लखनऊ समेत पश्चिमी यूपी में तापमान और लुढ़क रहा है। लखनऊ में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। ठंड बहुत ज्यादा है और हवा भी चल रही है, गलन भी बहुत है। ठंड से भाई परेशानी तो हो रही है। ठंड में हवा जो है वो बर्फीली हवा चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले हफ्ते में मौसम में शुष्कता बनी रहेगी। दिल्ली एनसीआर में क्रिसमस पर ठिठुरन बढ़ने और सर्द हवाएं चलने के आसार हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाकों पर शीतलहर के तौर पर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। जनवरी के पहले हफ्ते में ये सर्दी, जो तापमान है, जो पारा है, वो लगातार गिरेगा और ये सर्दी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। यूपी में कोरोना के मद्देनजर शासन तैयारी में जुट गया है। रैपिड रिस्पांस टीम को एक बार फिर से एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन इन तैयारियों में विपक्ष को सियासत ज्यादा नजर आ रही है। कोविड के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। रैंडम आधार पर कई जगह जांच भी शुरू कर दी गई। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को फिर से एक्टिवेट कर दिया गया। इन सब कवायदों के बीच यूपी की सियासत कोरोना के मुद्दे पर गर्माती नजर आ रही है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहे, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। 53 पत्रकारों के परिजनों को सीएम ने 5 करोड़ 30 लाख के चेक भी सौंपे। दुनिया के कहीं पर 5वीं लहर, कहीं 4थी लहर, कहीं तीसरी लहर आ चुकी है और फिर से इसकी आहट सुनाई दे रही है। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात के बाद भारत में भी कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर सरकार तैयारी में जुटी है, तो विरोधियों को उसमें राजनीति नजर आ रही है। ये कोरोना का जो प्रोपेगेंडा है, ये सियासी कोरोना है असल में। ये बीजेपी का समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए अखिलेश यादव ने कवायद शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उतरने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अब बीजेपी को मध्य प्रदेश में भी चुनौती देने की तैयारी में है। गुजरात में एक सीट पर मिली जीत के बाद सपा मध्य प्रदेश में भी अपना विस्तार करेगी। पार्टी ने मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अभी कोई ठीक ठाक जनाधार नहीं है। हालांकि इसके पीछे हो सकता है कि अखिलेश यादव की कोई सोची समझी रणनीति हो। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। शनिवार को पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के सीधी में वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2003 में समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी सफलता मिली थी। तब पार्टी 161 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें सपा को 7 सीटों पर जीत मिली थी। एसपी ने आगामी चुनाव के मद्देनजर इंटरनल सर्वे भी कराया है। पूरे यूपी में एक सर्वे ये तो वाकई चल रहा है कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है 24 में, इसका सिंहासन डोल रहा है। ये बात है, ये कपोल कल्पित है। ऐसा कोई सर्वे समाजवादी पार्टी में हो ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप क्या लगाया। देश की सियासत गर्मा गई। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी का यही वो बयान था जिस पर सियासतदान हमलावर हो गए। तो चले हैं मोहब्बत का पैगाम लेकर और साथ में वो चल रहे हैं जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग बटेरे, तुम्हारी ये डायलॉग बड़े पुराने हो गए, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा है
तुम्हारी नफरत की बाजार में हमने अपने प्यार की दुकान खोल दी और देश आज प्यार के गीत गा रहा है। वो राजनीति हिंदू मुसलमान की सबसे ज्यादा अगर कोई डिवाइड एंड रूल करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। कब्रिस्तान और शमशान घाट की बात कौन करता है? गर्मी निकालने की बात कौन करता है? बुलडोजर चलाने की बात कौन करता है? कभी मंदिर, कभी मस्जिद, ये हो क्या रहा है? आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, जिसे हमारी सरकार अमृतकाल कह रही है। अमृतकाल में विष के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मथुरा के शाही ईदगाह में वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह सर्वे का आदेश जारी होने के बाद राजनीति शुरू हो गई। हिंदू पक्ष ने इस आदेश की सराहना की, लेकिन एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी को आदेश रास नहीं आया है। कोर्ट का फैसला आया तो हिंदू पक्ष खुशियां मनाने लगा, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जाने लगी। हिंदू संतों ने बयान जाहिर कर खुशी का इजहार किया। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले पर अपनी ओर से ऐतराज भी जाहिर किया। बिना हमें कोर्ट में सम्मन किए हुए वाला इस तरह का आदेश पारित हो जाता है, जो कि विधि के बिल्कुल विरुद्ध है। इस बीच कोर्ट का आदेश आते एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी टिप्पणी की। ओवैसी ने एक ट्वीट करके कहा, बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मैंने कहा था कि इससे संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी। अब मथुरा कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर में सबूतों की जांच के लिए कमिश्नर भी नियुक्त कर दिया है। इस तरह के मुकदमों पर रोक लगाने वाले पूजा स्थल अधिनियम के बावजूद यह आदेश दे दिया गया, जबकि मस्जिद और बगल के मंदिर में उनके विवाद को हल करने के लिए एक लिखित समझौता हुआ है। कृपया गिव एंड टेक का उपदेश न दे, जब एक पक्ष मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने में रुचि रखता है। सिद्धार्थनगर में बांसी से खलीलाबाद मार्ग पर एक बेकाबू प्राइवेट बस नहर में गिर गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिद्धार्थनगर में उस समय चीख पुकार मच गई जब यात्रियों से भरी एक बस नहर में जा गिरी। दरअसल बांसी से गोरखपुर जाते वक्त यात्रियों से भरी एक बस डिसबैलेंस होकर नहर में गिर गई। इलाके में चीख पुकार मची। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुल के पास पहुंचते ही बस अनियंत्रित हो गई, जिस कारण हादसा हुआ। इस दौरान बस में 40 से 50 लोग मौजूद थे। घटना की सूचना मिलते ही खेसरहा और बांसी पुलिस मौके पर पहुंची। राहत बचाव के कार्य में जुट गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से यात्रियों को बस से बाहर निकाला। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। मौके पर पहुंची सीओ बांसी ने कोई जनहानि न होने की बात कही है। और गाजियाबाद में करीब 45 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। यूपी पुलिस की सूझबूझ से लुटेरे सलाखों के पीछे पहुंच गए। अनपढ़ लुटेरों ने इस तरीके से इस साजिश को रचा था कि अच्छे गैंगस्टर भी चकरा जाएं। गाजियाबाद पुलिस गिरफ्त में पीली टी शर्ट में युवक है आतिफ। महज 8वीं क्लास पास आतिफ ने जिस तरीके से 45 लाख की लूट को अंजाम दिया था, उससे पुलिस भी चकरा गई। आतिफ ने फुल प्रूफ प्लान बनाया और 19 दिसंबर को आतिफ ने साथियों के साथ मिलकर फरमान से लाखों रुपए लूट लिए। अपने दोस्त से ही इस लूट को इन लोगों ने अंजाम दिया था। इन्होंने मोटरसाइकिल आगे लगा के शीशा तोड़ के कनपट्टी में पिस्टल तमंचा लगा दिया। फिर उसके बाद हथौड़ा से भी वार करके 44,93,000 कैश रॉबरी करके वहां स्कूटी सवार भूपेश नाम के व्यक्ति से स्कूटी भी लूटे और फिर वहां से फरार हो गए। फिलहाल 4 आरोपी मामले में फरार हैं। हालांकि पुलिस ने लूटे हुए 22,45,000 बरामद कर लिए हैं। साथ ही पुलिस अब इस बात की सूचना जांच एजेंसियों को देने जा रही है कि आखिर इतना पैसा फरमान के पास कैसे आया था। गोंडा जिले में पुलिस चौकी चचरी के बगल रोजाना पुलिस सर की पाठशाला पेड़ के नीचे चलती है, जहां पर 1 घंटे बच्चे गणित विज्ञान समेत अन्य सब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। गोंडा जिले में तैनात यूपी पुलिस के सिपाही इन दिनों चर्चा में हैं। बच्चों के बीच में पुलिस सर के नाम से मशहूर हैं। यूपी पुलिस के कांस्टेबल मोहम्मद जाफर। इस सर से हमको हिंट मिल जाता है थोड़ा कि हम भी पढ़े। अच्छा पढ़ाते हैं सर। यहाँ पर हम ट्यूशन पढ़ने आते हैं। सर हमको बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं।
अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद बिना एब्सेंट हुए हर दिन 1 घंटे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए जाफर निकालते हैं। प्रतिदिन करीब 100 बच्चे पुलिस के सिपाही से पढ़ने आते हैं। सिपाही मोहम्मद जाफर की इस पाठशाला में सुबह होते ही बच्चों का आना शुरू हो जाता है। विज्ञान वर्ष से स्नातक मोहम्मद जाफर बड़ी ही लगन से इन बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी यहाँ के आसपास के गाँव के बच्चे जो आते हैं गरीब घर के हैं, नहीं पैसा है तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद पढ़े हैं, जो भी ज्ञान है थोड़ा सा बांट देते हैं। पुलिस स्तर की पाठशाला में क्लास 1 से 10 के बच्चे ट्यूशन लेते हैं। इतना ही नहीं, पेड़ के नीचे लगने वाली क्लास में नवोदय स्कूल में एडमिशन लेने की तैयारी वाले भी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। वो मथुरा के बांकी बिहारी मंदिर में मारपीट हुई थी। 6 गार्ड्स ने 2 श्रद्धालुओं को बुरी तरह से पीटा था। अब इस मामले में कार्रवाई की गई है। मंदिर परिसर में भीषण मारपीट की तस्वीरें। 6 गार्ड्स मिलकर 2 लोगों को बुरी तरह पीट रहे हैं। कान्हा के मंदिर में कान्हा के भक्तों के साथ इस तरह का बर्ताव, वो भी सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से। मारपीट में शामिल इन 6 सिक्योरिटी गार्ड्स को प्राइवेट कंपनी ने बर्खास्त कर दिया है। जिन सुरक्षा कर्मियों द्वारा इस घटना को कारित किया गया है, उनके विरुद्ध SIS प्रबंधन द्वारा सख्त से सख्त पुलिस एवं SIS कंपनी के माध्यम से कार्रवाई की गई है। साथ ही सिक्योरिटी कंपनी के अधिकारियों ने पुलिस को यकीन दिलाया कि भविष्य में इस तरह की वारदात नहीं होगी। इसके लिए गार्ड्स को विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाएगी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन ने सिक्योरिटी कंपनी को नोटिस दिया था। वहीं मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर ले ली है। मामले में फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी गई। मंदिर परिसर में सेल्फी लेने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। वहां कुछ युवक सेल्फी ले रहे थे, मौजूद निजी गार्ड्स ने रोका, जिसके बाद कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट होने लगी। तुनिशा की सुसाइड करने की वजह उनके खास दोस्त और को एक्टर शीजान खान को बताया जा रहा है। एक्ट्रेस की मां ने कहा है कि शीजान से परेशान होकर ही तुनिशा ने आत्महत्या की है। बीजेपी नेता राम कदम ने तुनिशा शर्मा की आत्महत्या के मामले में रिएक्ट किया है। 20 साल के एक्टर तुनिशा शर्मा के सुसाइड को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र से विधायक राम कदम ने एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत में लव जिहाद वाला एंगल जोड़ दिया। वर्तमान सरकार ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है? यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। बताया जा रहा है कि तुनिशा शर्मा अपने कोस्टार शीजान खान के साथ रिलेशन में थी। एक्ट्रेस की मौत के बाद पुलिस को उनके कोस्टार शीजान मोहम्मद खान को IPC की धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने शीजान को 4 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेजा है। सुसाइड से ठीक पहले तुनिशा शर्मा ने जिन लोगों के साथ फोन पर या सेट पर बात की थी, उन सभी से पुलिस पूछताछ कर रही है। उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच में तुनिशा की मौत का कारण फांसी लगना बताया जा रहा है। एक्ट्रेस की मौसी के इंग्लैंड से लौटने के बाद 26 दिसंबर को शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन बन चुकी दिल्ली मेट्रो की किसी भी लाइन पर सर्विस बंद हो तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। जसोला बिहार शाहीन बाग मेट्रो स्टेशन के पास काफी देर तक मेट्रो बाधित रही। मेट्रो ट्रैक पर गिरा हुआ ये ड्रोन और इस पर लोडेड मेडिकल सामान। घटना दिल्ली के जसोला विहार मेट्रो स्टेशन के मेट्रो ट्रैक की है, जहां ड्रोन के गिरते ही सुरक्षा कारणों से मेट्रो रोक दी गई। बॉटेनिकल गार्डन से लेकर शाहीन बाग तक मेट्रो सुविधा करीब 2 घंटे तक रुकी रही। हजारों लोग परेशान होते रहे। 14:35 पे एक कॉल मिली थी कि एक ड्रोन ट्रैक पे पाया गया जसोला विहार के पास। इसको लेकर के हमारे पुलिस अधिकारी और BDS की टीम जो हमारी होती है, डॉग स्क्वाड होता है, वो उन्होंने वहाँ पे रश किया और उसको चेक किया तो वहाँ पे मेडिसिन, छोटी सी मेडिसिन की मतलब पैकेट उसमें मिला। कोई डाउटफुल चीज नहीं मिली है, तो इसको वेरीफाई कर रहे हैं। फ्रांस में एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। एक कैफे में गोलाबारी हुई है, हमलावर को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन पुलिस हिरासत से जैसे ही आरोपी छूटा, प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बवाल मचा दिया। सड़कों पर आगजनी, हंगामा करते प्रदर्शनकारी, कहीं गाड़ियां पलट दी, कहीं पुलिस से झड़प। हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं, जहां हमले के विरोध में कुर्द समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल मचा दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुर्द समुदाय के लोग
पेरिस में एक कैफे में गोलीबारी के विरोध में सड़कों पर उतर आए, लेकिन ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। कई जगह गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया तो कई कारें पलटा दी। दरअसल पिछले शुक्रवार को सेंट्रल पेरिस में एक कैफे में गोलीबारी हुई थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने गोलीबारी के आरोप में 69 साल के संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार किया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से हमलावर को हिरासत से छूट मिल गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे। हिंसा के लिए जिम्मेदार 11 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान 30 लोग घायल भी हुए। और ईरान में सीजन की पहली बर्फबारी लोगों के लिए मस्ती की वजह बन गई। हालांकि ट्रैफिक को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन सफेद फिजा में शहर की रंगती बदली हुई नजर आई। बर्फ से सफेद हो रहा ये शहर ईरान की राजधानी तेहरान है, जहां सर्दी में बर्फबारी शहर की रंगत और फिजा को बदल कर रख दिया। ईरान की राजधानी में मौसम की पहली बर्फबारी है, जिसके साथ ही पूरे शहर पर सफेद चादर बिछ गई। जहां लोगों के लिए बर्फ मौसम में सर्दी लेकर आई, तो वहीं लोगों की मस्ती का साधन भी बन गई। सीजन की पहली बर्फबारी का लोगों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। बर्फबारी के बाद लोग बर्फ के गोलों से एक दूसरे को मारते हुए नजर आए, तो बच्चे इस बर्फ में खेलते हुए दिखाई दी। बर्फबारी के बाद घरों, पेड़ पौधों और सड़क समेत हर खुली जगह पर बर्फ की परत जम गई। बर्फ के सफेद गुच्छे शहर के ऊपर बिछ रहे थे। बर्फबारी के चलते सड़कों पर बिछी बर्फ से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। बर्फबारी के साथ ईरान में बारिश भी लोगों के लिए मुश्किल बन जाती है। ऊंचे उत्तरी उपनगरों में भी भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन जाती है, तो वहीं निचले इलाकों में ऊपर से आया सैलाब मुश्किल बनता है। आसमान में 7.5 किलोमीटर से भी अधिक ऊंचाई पर पहुंचना हॉट एयर बैलून के माहिर लोगों के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन एक शौकीन ने रोमांचकारी कारनामे को कर दिखाया। 25,000 फीट की ऊंचाई से भी फ्री फॉल करके लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर कर दिया है। देखिए, बैलून के गुच्छे से लटकता शख्स जमीन से 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलून की मदद से आसमान की सैर। दूर दूर तक फैला अनंत आसमान और उसके बीच रोमांच के खिलाड़ी की आसमानी सैर। अमेरिका के डेविड ब्लेन ने कुछ नया ही करने की बात ठान रखी थी। उसे पहुंचना था आसमान की 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक, और इसके लिए उसने गैस बैलूनिंग को अपना जरिया बनाया। ये देखिए हीलियम गैस से भरे 52 बैलून, जिनकी मदद से डेविड को करना था अनंत ऊंचाई पर आसमान की सैर। जमीन से 7.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौत उसके सामने मुंह बाए खड़ी थी। आसमान की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद डेविड ने सिक्योरिटी रोप से खुद को आजाद कर एक ही झटके में बैलून के रस्सियों को छोड़ दिया और तेजी से नीचे की ओर गिरने लगे। उस वक्त डेविड आसमान से तेजी से नीचे गिर रहे एक बिंदु के रूप में नजर आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर में पैराशूट खुला और लोगों की जान में जान आई। कुछ दूर तक पैराशूट की मदद से हवा में तैरने के बाद डेविड सुरक्षित जमीन पर लैंड कर गए। ईरान ने हाल ही में अमेरिका तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। नॉर्थ कोरिया ने भी अमेरिका तक निशाना लगाकर मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर पूरी दुनिया में एटमी टेंशन बढ़ा दी है। यह ईरान की वो हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि इसे एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से ट्रैक कर पाना करीब करीब नामुमकिन है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब नए साल पर ऐसा धमाका करना चाहते हैं जिससे वो ईरान को एटमी ताकत वाली मुल्क का दर्जा दिला सकें। इसी साल सितंबर महीने में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान के पास करीब 62 किलो यूरेनियम है, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में हो सकता है अगर इसे संवर्धित कर लिया जाए। पिछले 10 सालों से ईरान चोरी छुपे इसी यूरेनियम से एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रूस का साथ मिलने के बाद अब ईरान ने खुल्लम खुल्ला इसका ऐलान कर दिया। ईरान का इशारा साफ है कि वो एटम बम बना रहा है। इसकी तैयारी हो चुकी है। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो ईरान को एटम बम नहीं बनाने देगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ताकत बनने से सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है। लेकिन ईरान के बारूदी तेवर से साफ है कि वो हर हाल में एटमी ताकत बनने का अपना सपना पूरा करना चाहता है। विज्ञान के दम पर संभावनाएं असीम हो गई हैं और विज्ञान की मदद से इंसान आज ऐसी चीजें कर सकता है जो कभी कल्पना से परे थी। सऊदी अरब में एक ऐसा शहर बनने जा रहा जो आधा रेगिस्तान में होगा और आधा समंदर में। देखिए, एक ऐसा शहर जो आधा रेगिस्तान में हो और आधा समंदर में। एक ऐसा शहर जो समंदर में तैरता रहेगा। ऐसी सिटी जो समंदर के ऊपर आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होगी। ये है ऑक्टागन। ऑक्टागन यानी कि अष्टकोणा।
जिसके 8 किनारे हों। इस शहर का आकार ऐसा ही होने वाला है, लेकिन आधा रेगिस्तान में होगा हिस्सा और आधा हिस्सा समंदर के अंदर। इस शहर को बनाने वाला है सऊदी अरब। सऊदी ने सॉक्सोगोन का प्लान जारी किया, जिसमें इस फ्यूचरिस्टिक शहर का पूरा डिजाइन दिखाया गया। 8 कोने वाले शहर में पोर्ट और इंडस्ट्रीज के अलावा रिसर्च सेंटर, साइंस सेंटर, मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने का प्लान है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसकी बनावट को लेकर हो रही है। इसकी सबसे खास बात तो ये है कि ये समंदर में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा आइलैंड होगा। इस शहर को पूरी तरह से कार्बन फ्री बनाया जाएगा। इस फ्यूचर सिटी को सऊदी अरब के ताबुक प्रांत में बनाया जा रहा है और इसे नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। ये दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर उभरेगा। अब आपको दिखाते हैं क्रिसमस की रौनक। भारत में जहां क्रिसमस पर गिरजाघर की रौनक देखते ही बन रही थी, तो वहीं अमेरिका में कड़ाके की ठंड के बीच लोग समंदर में मस्ती करते नजर आए। सेंटा क्लॉज सर्फिंग करते दिखाई थी। देखिए, क्रिसमस का खुमार, सेंटा की सर्फिंग। समंदर की लहरों की ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत हैं और खास भी, क्योंकि इन लहरों के साथ कोई सर्फर नहीं बल्कि बहुत सारे सेंटाज मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका के फ्लोरिडा में क्रिसमस का रंग हर किसी पर चढ़ा हुआ है। कोको बीच पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। किसी ने सांता क्लॉज का पूरा गेटअप लिया है, तो कोई सिर्फ लाल रंग की टोपी पहने हुए दिखा। सेंटा बने ये लोग सर्फर बोर्ड पर निकल पड़े समंदर की सैर करने के लिए। भारत के कई शहरों में भी क्रिसमस की रौनक देखने को मिली। पुडुचेरी की ये तस्वीरें देखिए, जहां क्रिसमस के मौके पर बड़ा सा केक काटा गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चर्च को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। चर्च के अंदर प्रभु यीशु के जन्मदिन से जुड़ी कलाकृतियां बनाई गई थी। सभी धर्मों के लोग। डायनेमिक फसाड लाइटिंग से लखनऊ का लोक भवन रोशन हो उठा है। आंखों को सुकून देने वाली तस्वीर गवाह सीएम योगी आदित्यनाथ भी बने। देखिए, तो ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं। लोक भवन जगमगाता हुआ सुंदर रंगों में और अलग अलग रंगों से सुसज्जित ये तस्वीरें आप देखिए। आगे अटल जी की मूर्ति, पीछे खूबसूरत नजारा। लोक भवन में फसाड लाइटिंग का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। मौका था अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती का। आगे अटल जी की मूर्ति है और यहाँ इस दृश्य को निहारते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री जो है कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कई बीजेपी के नेता भी यहाँ मौजूद। बेहद खूबसूरत नजारा। फसाड लाइटिंग का इस्तेमाल कई और जगहों पर भी बड़ी इमारतों को इसी तरह से सुंदर बनाने के लिए किया जाता है रात में, चाहे वो इंडिया गेट हो, राष्ट्रपति भवन हो, संसद में भी फसाड लाइटिंग की जाती है खास मौकों पर। लेकिन लोक भवन देखिए किस तरह से जगमगाता हुआ, अलग अलग रंगों में, मानो कि एक ही इमारत अलग अलग नजरिए से देखी जा रही हो, अलग अलग रंगों में देखी जा सकती है, कभी नीली कभी सुनहरी। और ऊपर वाला जो गुंबद वाला हिस्सा खास ध्यान से देखें तो देखिए किस तरह से अलग रंगों में वो नजर आता हुआ।